हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग 8 और 9 जनवरी की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अभी न्यू ईयर से हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर्स वगैरह डिस्कस करते थे। तो 1 से लेकर 7 तक की करंट अफेयर्स जो है उसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में है। आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 8 और 9 जनवरी की करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग वो सभी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो 54 क्वेश्चन तक 54 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 55वें क्वेश्चन से आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया लासी वेव 1 रिपोर्ट 2020 हैज वर्चुअली बीन रिलीज्ड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्टर। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया लासी वेव 1 रिपोर्ट 2020 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रिलीज किया गया है, जारी किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हर्षवर्धन इसका आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वर्चुअली इस रिपोर्ट को जारी किया है। भारत में उम्रदराज हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है ये। और इसे 2016 में मान्यता प्रदान की गई थी। कब? 2016 में इसे मान्यता प्रदान की गई थी। यह भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो सामाजिक स्वास्थ्य और आर्थिक खुशहाली के पैमानों पर एजेड पॉपुलेशन के लिए, वृद्ध आबादी के लिए, जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं उनके लिए ये नीतियां और कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से लॉन्गिट्यूडनल डाटा बेस प्रदान करता है। ठीक है। और इस सर्वे में कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हुई, कौन कौन सी एजेंसियों ने मिलकर इस सर्वे को कंडक्ट कराया, तो उनका भी नाम हम लोग जान लेते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, दूसरा हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, इन सब के सहयोग से मुंबई बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के माध्यम से यह सर्वेक्षण कराया गया था। तो ये 5 लोग मिलकर जो है इस सर्वे को जो है इसको मतलब कराए थे, कंडक्ट कराए थे। कौन कौन से मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग नाम सुनिएगा। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, इन सब के द्वारा मिलकर, इन सब के सहयोग से मिलकर मुंबई बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस ने इनको इस सर्वेक्षण को कंडक्ट कराया था। वेव 1 में 45 वर्ष तथा उससे ऊपर के कितने, ये भी टाइम एज जो है ये भी मैं लिख रहा हूँ। वेव 1 में 45 वर्ष या इससे ऊपर के 72,250 व्यक्तियों का 72,250 व्यक्तियों और उनके पार्टनर के बेस लाइन सैंपल को कवर किया गया था। ठीक है। ये सैंपल जो था वो सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिया गया था। ये जरूरी चीज़ें हैं, इसको सुनिए आप लोग। सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों से ये सैंपल कलेक्ट किए गए थे और केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है। इस सर्वे का क्या निष्कर्ष निकला थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। 2011 की जनगणना में 60 वर्ष से अधिक आयु की आबादी भारत की कुल आबादी का 8.6% था। 8.6% का था। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 60 वर्ष से अधिक लोगों की जो आबादी थी वो भारत की कुल आबादी की 8.6% थी, यानी कि लगभग 103 मिलियन लोग वृद्ध थे। 3% वार्षिक वृद्धि की दर से 2050 में एजेड पर्सन की आबादी बढ़कर 319 मिलियन हो जाने का अनुमान है। ठीक है। 3% प्रतिवर्ष, 3% हर साल वार्षिक वृद्धि की दर से 2050 तक के बीच में 2050 तक जो उम्रदराज लोग हैं, एजेड पर्सन्स हैं, उनकी आबादी बढ़कर 319 मिलियन हो जाने का अनुमान है। ठीक है। 75% वृद्ध लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, इसी रिपोर्ट में बताया गया है ये। ठीक है। 75% वृद्ध लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। 40% लोग जो है वो दिव्यांगता से ग्रसित हैं। ठीक है। 20% लोग जो है मानसिक रोगों से ग्रसित हैं। ठीक है। उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। ठीक है। और इस सर्वे से जो भी निष्कर्ष मिला
जो भी साक्ष्य मिले उसका उपयोग करके वृद्धजनों के लिए जो भी डाटा ये है कि कितने लोग मेंटली वीक हैं, मेंटल इश्यूज से परेशान हैं, कितने लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, कितने लोग दिव्यांगता से ग्रसित हैं, कितनी पॉपुलेशन 2011 के समय थी एजेड पर्सन की, 2050 तक कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी वृद्ध लोगों की, ये जो भी जानकारियाँ मिली हैं इस सर्वे के अनुसार, इस रिपोर्ट से, इनका उपयोग करके जो हमारे वृद्धजन हैं, जो हमारे उम्रदराज लोग हैं, एजेड पर्सन हैं, उनके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम को और मजबूत किया जाएगा और व्यापक बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया लासी वेव 1 रिपोर्ट 2020, ये हर्षवर्धन जी के द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा ये जारी की गई थी। चलिए अगला देखेंगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाई हुम। हाल ही में विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इसका आंसर हम लोग जाने उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ये क्या होती हैं, तब जाकर ये क्वेश्चन हमारी समझ में और ज़्यादा आएगा। तो अभी जो ये मालगाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, उसमें सिर्फ एक ही कंटेनर होता है और ये शांति से अपना आराम से चलती चली जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर नीचे दो कंटेनर लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जो नीचे कंटेनर रहेगा ही रहेगा, इसके ऊपर भी एक कंटेनर रहेगा। ठीक है, तो एक कंटेनर नीचे रहेगा, एक कंटेनर ऊपर रहेगा, मालगाड़ी अपना आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऊपर नीचे कंटेनर लेकर चलने वाली मालगाड़ियाँ होती हैं ये डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। और इसी का उद्घाटन अभी पीएम मोदी जी ने वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। ठीक है, इसका उद्घाटन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, और मोदी जी ने भी हाल ही में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वर्चुअली उद्घाटन किया था। इसके वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार खंड का उद्घाटन किया। न्यू रेवाड़ी हरियाणा में है और न्यू मदार जो है ये राजस्थान में है। फिर से समझो आप लोग, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका जो ये लंबाई है कितनी है, तो 306। ठीक है ना, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मादर खंड का उद्घाटन किया गया था। तो ये जो 306 किलोमीटर है, ये न्यू रेवाड़ी से लेकर न्यू मादर जो सेक्शन है, एक खंड है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, और ये जो न्यू रेवाड़ी है ये हरियाणा में पड़ता है और ये न्यू मदार जो है वो राजस्थान में पड़ता है। और इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने न्यू एटेला से लेकर न्यू किशनगढ़, ठीक है ना, न्यू एटेला से लेकर न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किया था। तो जो ये लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है ये 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर लंबी। ठीक है, 1.5 किलोमीटर लंबी है ये, और ये दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है और ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली है। इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था, इसको भी हरी झंडी दिखाकर किया था। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर हम लोग समझे तो मोटा मोटा भी ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक सेक्शन का न्यू रेवाड़ी से लेकर न्यू मदार तक के बीच का उद्घाटन जो है, इस सेक्शन का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली किया था। और इन दोनों सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है न्यू रेवाड़ी से लेकर न्यू मदार तक, ये 306 किलोमीटर है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेशन के बीच में अभी इसका उद्घाटन किया गया, तो ये आप लोग याद रखिएगा, न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार। ठीक है, 306 किलोमीटर का ये लंबी डिस्टेंस है। और इसी दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का भी उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है और ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलती है। और ये जो न्यू डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन चलाया था, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अभी न्यू एटेला से लेकर न्यू किशनगढ़ के लिए रवाना हुई। इसके लिए हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। न्यू एटेला जो है वो हरियाणा में है, न्यू किशनगढ़ जो वो राजस्थान में है। ठीक है, और ये ट्रेन जो है ये RDSO के द्वारा ये ट्रेन RDSO के द्वारा डिजाइन की गई है। और वर्तमान में ट्रेनों की क्षमता को, जो वर्तमान में ट्रेनें चल रही हैं उससे इस ट्रेन की क्षमता 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना अधिक वजन का कंटेनर ये ढो सकती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल सकती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ये ट्रेन चल सकती है।
और जो अभी वर्तमान में मालगाड़ियाँ चल रही हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है। आरडीएसओ के द्वारा इस ट्रेन को डिजाइन किया गया था। अब कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इसी से मिलता जुलता। तो अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर लंबे, ठीक है ना, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, और अभी कुछ टाइम पर पहले नरेंद्र मोदी जी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर लंबे न्यू भाऊपुर से लेकर न्यू खुर्जा सेक्शन का वर्चुअली उद्घाटन किया था। न्यू भाऊपुर से लेकर न्यू खुर्जा सेक्शन का वर्चुअली उद्घाटन किया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को दी जा चुकी हैं। चलिए अगला देखते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली रिसीव्ड ए 19.21 करोड़ ग्रांट फ्रॉम इंडिया एज असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक अफेक्टेड स्कूल्स ड्यूरिंग दी 2015 अर्थक्वेक। किस देश ने 2015 के भूकंप के दौरान भूकंप प्रभावित स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए हाल ही में सहायता के रूप में भारत से 19.21 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है नेपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेपाल ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 2015 में आए हुए भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए इंडिया ने नेपाल को 19.21 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है, 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। और ये 19.21 करोड़ रुपए जो इंडियन रुपीज़ में है, अगर हम लोग इसकी उसकी नेपाली रुपीज़ की बात करें हम लोग, तो ये 30.66 करोड़ 30.66 करोड़ ये नेपाली रुपीज़ है, NPR है ये, ठीक है। ये नेपाली रुपीज़ में इसकी वैल्यू है, इंडियन रुपीज़ में ये 19.21 करोड़ से। ये अमाउंट आप लोग याद रखिएगा नेपालीज में, और इसमें भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद व्हिच इंस्टीट्यूशंस फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन अंडर इट्स प्रोजेक्ट आकाशदीप। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपने प्रोजेक्ट आकाशदीप के तहत शैक्षणिक सहयोग के लिए किस संस्था के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अपने प्रोजेक्ट आकाशदीप के तहत में शैक्षणिक सहयोग के लिए इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय वायुसेना ने किस संस्था के साथ में एक MOU साइन किया है, समझौता किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा IDSR गुजरात यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये बी, ऑप्शन नंबर बी IDSR गुजरात यूनिवर्सिटी इसका आंसर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को हायर स्टडीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और IDSR गुजरात ने एक MOU साइन किया हुआ है। और ये जो हायर स्टडी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ये इंडियन एयरफोर्स के प्रोजेक्ट आकाशदीप, ये दिया गया है ना, इंडियन एयरफोर्स के प्रोजेक्ट आकाशदीप के तहत में दी जाएगी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ की अगर हम लोग बात करें तो राकेश कुमार भदौरिया जी जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हो जाएंगे। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला देखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC फॉर द सप्लाई ऑफ कॉटन दरीज। किस संगठन ने कपास दरी की आपूर्ति के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा ITBP। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। ITBP ने KVIC के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, ठीक है। 1.72 लाख कॉटन दरीज हर साल सप्लाई करने के लिए, हर साल 1.72 लाख 1,72,000 कॉटन दरी, कपास की जो दरियां बनती हैं उसको सप्लाई करने के लिए ITBP ने जो है KVIC के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है। अगला देखते हैं। Who is appointed as the head of the committee to protect the language, culture and land of the Union Territory of Ladakh? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गंगापुरम किशन रेड्डी जी। ऑप्शन नंबर ए गंगापुरम किशन रेड्डी इसका आंसर हो जाएगा। लद्दाख की लैंग्वेज, कल्चर और ज़मीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाने का डिसीजन लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इस कमेटी का हेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट गंगापुरम किशन रेड्डी जी को बनाया गया है। ये गंगापुरम किशन रेड्डी जी जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इनको इसका हेड बनाया गया है। अभी लद्दाख के कुछ लोगों का एक दल, एक समूह जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला हुआ था, और इस दौरान उन लोगों ने ये डिमांड की थी कि लद्दाख की जो संस्कृति है, जो वहाँ का कल्चर है, इसको बचाया रखना चाहिए, ठीक है। तो उसको
बचाए रखने के लिए, वहाँ की ज़मीनों को सुरक्षित रखने के लिए अभी होम मिनिस्ट्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा उनके आदेश पर भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई और उसका हेड जो है ये गंगापुरम किसान रेड्डी जी को बनाया गया था। लद्दाख के एलजी की अगर हम लोग बात करें, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, तो इसके अगर हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर जी जो हैं वो लद्दाख के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। लेह कारगिल जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी। हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AIFC। हाल ही में कौन ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन AICF के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है संजय कपूर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। संजय कपूर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 45 साल के हैं ये कपूर साहब, ठीक है। और उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं अभी वर्तमान में, और ये अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हुए हैं। इन्होंने PR वेंकटरामा राजा जी को जो है सक्सीड किया हुआ है। किसको सक्सीड किया हुआ है ये देखिए ऑप्शन में भी दिया गया है। PR वेंकटरामा राजा जी को इन्होंने सक्सीड किया है। 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में 2023 तक ये काम करेंगे, इनका कार्यकाल रहेगा। और ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट हैं ये बनने वाले। 45 साल इनकी एज है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संजय कपूर। नेक्स्ट देखेंगे, हु ऑथर्ड द बुक इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसने लिखी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और R कौशिक ऑप्शन नंबर E, ऑप्शन नंबर E R कौशिक इसका आंसर हो जाएगा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में रवि शास्त्री जी ने ये बुक रिलीज किया हुआ है। और ये R कौशिक जी जो हैं वो ये सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, इसके ऑथर हैं। ये R कौशिक जी जो हैं इसके ऑथर हैं और ये सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। ब्रैडमैन म्यूजियम का एक इनिशिएटिव है ये। इस बुक को जो है चर्चिल प्रेस के द्वारा ये बुक जो है पब्लिश की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E R कौशिक। विच एनिमल हैज रिसेंटली एडेड टू इंडियाज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट। किस जानवर को हाल ही में भारत की गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, इसमें ये पूछा गया है कि कौन से जानवर को अभी इंडिया के क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, जोड़ा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैराकल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कैराकल इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अपनी मीटिंग में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एडवाइजरी मैनेजमेंट को अप्रूव कर दिया है। और इसके बाद में ग्राम पंचायतों को खतरनाक परेशानी उत्पन्न करने वाले जंगली जानवरों को डील करने का अधिकार दे दिया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जंगली जानवरों को ग्राम पंचायतों के द्वारा डील किया जा सकेगा। और इसी मीटिंग के दौरान कैराकल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मीटिंग के दौरान जो कैराकल है इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। अब ये कैराकल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं कि क्या है, थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझते हैं कि कौन सा जानवर होता है ये, ठीक है। तो ये जो कैराकल होता है ये छोटी साइज का वाइल्ड कैट है, ये छोटी साइज की जंगली बिल्ली होती है। ये जो कैराकल होती है ये छोटी साइज की जंगली बिल्ली की एक प्रजाति है और ये राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो कैराकल को जो है अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और करंट में अभी वर्तमान में 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऐसी हैं, टोटल 22 वाइल्ड लाइफ ऐसी हैं स्पीसीज, ठीक है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में शामिल है। अभी करंट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में टोटल 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज शामिल हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर E कैराकल। आगे बढ़ेंगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ द फंड हैज बीन एलोकेटेड बाय द PM केयर्स फंड ट्रस्ट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ PSA ऑक्सीजन प्लांट्स रिसेंटली। हाल ही में PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए PM केयर्स फंड ट्रस्ट द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और 201.58 करोड़ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 201.58 करोड़ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 162 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने 201.58 करोड़ रुपए एलोकेट किए हुए हैं। कितने राज्यों में?
टोटल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर टोटल 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 162 जो ये हमारा यहाँ पर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट है, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट यानी कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शंस मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत में 201.58 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और इसके पहले भी पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 3100 करोड़, इसके पहले भी पीएम केयर्स फंड ने 3100 करोड़ रुपए दिए थे। और ये कब दिया गया था 3100 करोड़ रुपए इसके पहले? तो ये मई 2020 में कोविड-19 से फाइट करने के लिए, मई 2020 में कोविड-19 से फाइट करने के लिए ये 3100 करोड़ रुपए जो है वो पीएम केयर्स फंड के द्वारा दिए गए। और अभी जो है पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जो को इसको इंस्टॉल करने के लिए जो है इसके इंस्टॉलेशन के लिए पीएम केयर्स फंड के द्वारा 201.58 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाने हैं इससे। चलिए आगे देखते हैं। वेयर विल द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फ्लिपकार्ट बी सेटअप इन पार्टनरशिप विद लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल। ठीक है, लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ साझेदारी में फ्लिपकार्ट का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, इसमें पूछा गया है। और बेंगलुरु कर्नाटका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। इंडस्ट्री का और अपना पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने के लिए फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है। ठीक है, लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, एक पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये सेंटर जो है ये बेंगलुरु में सेटअप किया जाएगा। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये बेंगलुरु में सेटअप किया जाएगा। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने वालों के लिए होगा ये सेंटर। उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी इस सेंटर के माध्यम से, स्किल डेवलप किया जाएगा उनका, जिससे कि लोगों को और ज़्यादा रोजगार मिल सके इस सेक्टर में। ठीक है, सक्सेसफुली ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेने के बाद में जो भी एस्पायरेंट्स होंगे उनको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत में सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु कर्नाटका। हाउ मच अमाउंट हैज बीन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर न्यू नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिटवीन सूरत एंड बेंगलुरु रिसेंटली। हाल ही में सूरत और बेंगलुरु के बीच में नई राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि प्रदान की, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है 5801 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 5801 5801 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1035 किलोमीटर लंबा है ये नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे जो है ये 1035 किलोमीटर लंबा होगा और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 5801 करोड़ रुपए अभी जारी किए गए, ग्रांट किए गए। चलिए आगे देखते हैं। व्हिच स्टेट यूटीज कैडर ऑफिसर है मर्ज्ड विद एजीएमयूटी कैडर रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के कैडर अधिकारियों का एजीएमयूटी कैडर में विलय हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इसमें पूछा गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कैडर ऑफिसर्स का विलय जो है एजीएमयूटी कैडर में कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को अमेंड किया गया। उसको अमेंड करके जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 लाया गया। ठीक है, और इसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर कैडर के जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं, जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, इनको सबको एजीएमयूटी कैडर में मर्ज कर दिया गया है। किसमें? एजीएमयूटी कैडर। ठीक है, इसको जो है एजीएमयूटी कैडर में मर्ज कर दिया गया है। एजीएमयूटी का मतलब क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज, ये जो है एजीएमयूटी कैडर का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और अब इस मर्जर के बाद इन सभी राज्यों में, जिसका नाम अभी मैंने बताया, इन सभी राज्यों में और सभी यूनियन टेरिटरीज के ऑफिसर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो सकेंगे। इनकी पोस्टिंग जो है जम्मू कश्मीर में की जा सकेगी और जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर्स होंगे इनकी पोस्टिंग जो है इन सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में की जा सकेगी। ठीक है, और अब ऐसा
अभी तक जो है ये ऐसा नहीं होता था। अभी तक जो जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारी होते थे उनकी पोस्टिंग वगैरह कहीं और पे नहीं होती थी, लेकिन अब इस मर्जर के बाद में इसको मर्ज करके जो एक नया अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया, एक अध्यादेश लाया गया, इसके बाद में अब इन सभी राज्यों के जो कैडर ऑफिसर्स होंगे उनको जम्मू कश्मीर में पोस्टेड किया जा सकेगा, और जो जम्मू कश्मीर के अधिकारी होंगे उनको दूसरे राज्यों के जो भी अभी मैंने मेंशन किया इनमें जो है ये पोस्टेड किया जा सकेगा। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 13 और सेक्शन 88 को अमेंड कर ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये अध्यादेश लाया गया। फिर से सुन लो आप लोग, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 13 और 88 से सेक्शन 13 और 88 इसको अमेंड कर ये ऑर्डिनेंस जो है ये लाया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल चेयर द यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022? ठीक है, 2022 के लिए यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति ने ये जानकारी दी है कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूएनएससी क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की 3 कमेटियों की अध्यक्षता करेगा। अब कौन कौन सी ये कमेटी है, इनका नाम हम लोग सुन लेते हैं। तो पहली कमेटी है यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये ऑप्शन में ही दिया गया है, यूएनएससी क्वेश्चन में ही दिया गया है। यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022 के लिए इसकी अध्यक्षता इंडिया करेगा। दूसरी कमेटी कौन सी है, दूसरी कमेटी है तालिबान सैंक्शन कमेटी। ठीक है, इसे जो है हम लोग 1988 सैंक्शन कमेटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो दूसरी कमेटी है हमारी, ये है तालिबान सैंक्शन कमेटी, इसे हम लोग जो है 1988 सैंक्शन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी कमेटी जिसकी अध्यक्षता इंडिया करने वाला है वो है लीबिया सैंक्शन कमेटी। लीबिया सैंक्शन कमेटी, तालिबान सैंक्शन कमेटी और यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी, इसकी अध्यक्षता जो है इंडिया करेगा। ठीक है, यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इंडिया अभी अपना 8वां टर्म 4 जनवरी से शुरू किया। 8th टर्म है ये इंडिया का यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। 4 जनवरी से भी इंडिया ने अपना 8वां टर्म स्टार्ट किया नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूएनएससी के, और 2 साल तक के लिए ये जो है नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। साथ ही साथ में मेक्सिको, केन्या, नॉर्वे और आयरलैंड ने भी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूएनएससी को ज्वाइन किया है अभी। ठीक है ना, यूएनएससी को ज्वाइन किया अभी। इसके साथ साथ में जो है ये मेक्सिको, केन्या, नॉर्वे और आयरलैंड ने भी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूएनएससी को ज्वाइन किया था। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट हैज रिसेंटली पास्ड इन विच कंट्री? मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम हाल ही में किस देश में पारित हुआ? तो इसका जो आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तानी महिलाओं को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए यूएस कांग्रेस ने ये एक्ट जो है अभी पारित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इट्स टेक्निकल एक्सपर्टाइज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IRDEA हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंपनी? अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी तकनीकी विशेषता प्रदान करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने हाल ही में किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? NHPC लिमिटेड, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। NHPC लिमिटेड ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करने के लिए IREDA ने NHPC लिमिटेड के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करें IREDA की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें NHPC लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये फरीदाबाद में हो जाएगा। कहाँ पर? फरीदाबाद में। ठीक है, और ये दोनों कंपनियां जो हैं ये दोनों ही कंपनियां मिनी रत्ना कंपनी है ये दोनों। ऑप्शन नंबर है NHPC लिमिटेड इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। टू इम्प्रूव द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की अंग्रेजी दक्षता सुधार करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
टीचर्स और स्टूडेंट्स की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी बनाने के लिए किस राज्य ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ में एक समझौता किया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंध्रा इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स और टीचर दोनों की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है और इसके तहत आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 14 कैरियर गाइडेंस सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो ट्रेनिंग देंगे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स स्कूल अंडर खेलो इंडिया स्कीम हैज लॉन्च्ड इन विच सिटी। खेलो इंडिया योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत का पहला स्पोर्ट्स स्कूल किस शहर में शुरू किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा शिलांग मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी शिलांग मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स किरण रिजिजू जी ने शिलांग में आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में भी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, जनवरी 2021 तक देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूल जो हैं, देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूल अप्रूव किए गए, जिसमें से कि 5 स्कूल जो हैं वो डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात की जाए तो आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल खेलो इंडिया स्कीम के तहत में पहला स्पोर्ट्स स्कूल होगा। तो उसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिलांग मेघालय। ठीक है, किरण रिजिजू जी ने शिलांग मेघालय में आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में अभी लॉन्च किया था और ये नॉर्थ ईस्ट का पूर्वोत्तर भारत का ये पहला स्पोर्ट्स स्कूल है खेलो इंडिया स्कीम के तहत में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिलांग मेघालय। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट यूनियन टेरिटरीज। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका हिंदी में मतलब होगा ये क्वेश्चन का। और जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप और डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। अभी डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल लॉन्च किया गया मनोज सिन्हा जी के द्वारा और इन्हीं के द्वारा ये सतर्क नागरिक जो है ये मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। करप्शन के बारे में जानकारी देने के लिए ये ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 8 और 9 2 दिन की बैंक करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस की। अपने आने वाले वीडियोस में हम लोग आगे की करंट अफेयर्स वगैरह डिस्कस करते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स की ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, कुछ ढंग का पढ़ाया जा रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसको शेयर वगैरह भी किया करिए। वैसे मैं बोलता नहीं था, लेकिन अभी मुझे पता चला कि आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर वेयर भी नहीं कर रहे हो। इतनी मेहनत करने के बाद मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता हूँ और उसके बाद आप लोग आते हो और देख कर चले जाते हो, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो शेयर करो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पहुँचाओ कि हाँ चैनल पर करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ाया जा रहा है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह रेगुलरली पढ़ाया जाता है। मेरा सीधा सा कहना है, मेरा सीधा सा मानना है कि अगर चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसको शेयर किया करो, बताया करो, अप्रिशिएट किया करो। ऐसे मन मार के बैठे मत रहा करो कि नहीं अच्छा लग रहा है देखे और चले गए, बाकी हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। मोटिवेशन की जरूरत जैसे आपको होती है उसी तरीके से मोटिवेशन की जरूरत हमें भी होती है। इतनी मेहनत कर आप लोगों के लिए कंटेंट ले आ रहा हूँ और आप लोग थोड़ा सा भी कॉपरेट नहीं करोगे, थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि रेगुलरली आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।